हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएच क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम औद्योगिक कृषि के बारे में जानेंगे और उसके आगे की चीज़ों को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो औद्योगिक कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है? औद्योगिक कृषि सामान्यतः वो होती है जिस फसल से हम औद्योगिक उद्योगों को स्थापित कर सके। जैसे चीनी उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, जूट या पटसन उद्योग हो गया। इनको अगर हम लगा सके इन फसलों के आधार पर तो उन्हें औद्योगिक कृषि कहते हैं। अब इनकी हम दशाएं वगैरह देखते हैं। जैसे गन्ना एवं चीनी उद्योग। गन्ना की अनुकूल दशाएं क्या होती है? ये उष्ण जलवायु फसल है। यहाँ का आदर्श तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। कितने से कितना होना चाहिए? 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। वर्षा की स्थिति 100 सेंटीमीटर या उसके करीब होनी चाहिए। इस फसल के लिए ऐसी जलोढ़ मृदा जिसमें चीका की मात्रा उपलब्ध हो अनुकूल होती है, क्योंकि जलोढ़ मृदा में उपस्थित चीका मृदा की जल ग्रहण क्षमता में वृद्धि कर देता है और ये फसल में वृद्धि में भी सहायक होते हैं। फसल तैयार होने के समय तापमान का उच्च स्तर लाभदायक होता है, क्योंकि इससे गन्ने में सुक्रोज की मात्रा बढ़ जाती है। चीनी उद्योग के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थानांतरण के कारण क्या है ना? प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, है ना, जो साउथ के प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उधर स्थानांतरित होने के क्या कारण है? भारत में पारंपरिक चीनी उद्योग बिहार के मुजफ्फरपुर से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर तक विकसित थे। मतलब उत्तर भारत में विकसित थे, है ना। परंतु बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग 1980 के पश्चात बीमार होते चले गए, मतलब रुग्ण होते गए, कमजोर होते चले गए और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में चीनी उद्योग का स्थानांतरण होने लगा। चीनी उद्योग एक भार ह्रास उद्योग है। यह भार ह्रास मतलब समय के साथ ये अपने वेट में कम होता जाता है ना। जैसे गन्ना अगर रखा रहे तो जो स्टार्टिंग में उसका वेट था वो कम होता जाता है समय के साथ। यही कारण है कि इसकी अवस्थिति हमेशा कच्चे माल के निकट क्षेत्र में ही हो सकती है। मतलब जहाँ पे ये उगता है वहीं पे ज़्यादा इसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना चाहिए, है ना, नहीं तो इसका वजन में कमी आने लगती है ना, क्योंकि जितने दूर जाएंगे उतनी समय बढ़ता जाएगा। प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में लगभग 8 टन गन्ना से 1 टन चीनी का उत्पादन हो रहा था। वहीं मैदानी क्षेत्रों में 8 टन, मतलब मैदानी क्षेत्रों में 1 टन चीनी उत्पादन के लिए 10 टन गन्ना की आवश्यकता पड़ती है। देखो यहाँ लिखा है ये यहाँ लिखा है पेनिनसुलर प्लेटू जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहाँ पे 8 टन गन्ना अगर होगा अपने पास तो उससे 1 टन चीनी प्राप्त होगी, जबकि ग्रेट प्लेटू में 10 टन अगर गन्ना होगा तो 1 टन चीनी प्राप्त होगी। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि पेनिनसुलर प्लेटू के जो गन्ना होता है उसकी क्वालिटी ज़्यादा सही होती है। प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में गन्ने की फसल लगभग 8 माह में तैयार हो जाती है, जबकि विशाल मैदान, है ना, ग्रेट प्लेन्स में 10 माह का समय लगता है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में गन्ने का प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में पैदावार मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होती है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में वर्ष का औसत तापमान मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अधिक होता है। इसके अतिरिक्त वर्षा की मात्रा न्यून है। इन दोनों ही कारणों से प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में गन्ना में सुक्रोज की मात्रा बढ़ जाती है। प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में नदी कमान बेसिन के कारण सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हुई है और इन क्षेत्रों में लाल और काली मृदा अनुकूल स्थिति उत्पन्न कर रही है। इसके अतिरिक्त उन्नत बीजों का प्रयोग भी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक विस्तारित हुआ है। प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण और नगरीकरण का स्तर उच्च है, जिससे चीनी की मांग बनी रहती है। इसके अतिरिक्त बंदरगाहों और की निकटता मशीनों के आयात एवं उत्पादों के निर्यात की लागत को कम कर देते हैं, है ना। नदियों का सुनियोजित विकास क्या कहलाता है? नदी कमान बेसिन कहलाता है। अब इसके सामने हमको चुनौतियाँ क्या क्या आती है? गन्ना उत्पादित किसान तथा चीनी उद्योग दोनों ही सरकारी संरक्षण एवं सहयोग से चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस उद्योग का राजनीतिकरण हो रहा है। भारतीय बाजार में चीनी के मूल्य में स्थिरता है और ऐसी स्थिरता का प्रधान कारक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय
प्रतिस्पर्धा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों में बदलाव को भी स्वीकार किया गया है। किसानों की बकाया राशि लगातार वर्षों में बढ़ती गई है, जिससे एक तरफ गन्ना किसान हतोत्साहित हो रहे हैं, वहीं इससे जोड़कर राजनीति भी की जा रही है। चीनी उद्योग में उप उत्पाद बेहतर रूप से तैयार नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में संसाधनों का अनुकूलतम दोहन नहीं हो पाता है। ठीक है, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग नहीं हो पाता है। अब इसका समाधान क्या निकाला जाना चाहिए? चीनी उद्योग के अंतर्गत जो उत्पाद वसा युक्त है, उसके स्थान पर वसा मुक्त उत्पाद को तैयार कर बाजार का विस्तार किया जा सकता है। उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग कर सीमित क्षेत्र में उसी उत्पादन स्तर को हासिल करना होगा जितनी मांग बनी है। वहीं शेष बची भूमि में अन्य व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को बढ़ाना होगा, जिससे किसानों के लाभ में वृद्धि होगी। चीनी उद्योग के अंतर्गत उप उत्पाद के संसाधनात्मक महत्व को बढ़ाना है, जिससे उद्योग का लाभ बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान समय में नगरीय समाज में गुड़ की मांग में वृद्धि हुई है और कृषक लघु स्तर पर इसका उत्पादन कर सकते हैं, जो इसके लिए एक वैकल्पिक स्रोत का कार्य करेगा। अब हम देखेंगे कपास उत्पादन और सूती वस्त्र उद्योग, है ना। कपास उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं देख लेते हैं। तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होनी चाहिए। मृदा काली मृदा या काली पीली मृदा होनी चाहिए, है ना। 1990 के पहले ये जो सूती वस्त्र उद्योग था, ये भार राशि प्रवृत्ति का था। अब लेकिन समभार प्रवृत्ति का ये हो चुका है ना। धागा वगैरह बन जाता है। अरविंद मिल का आप देख सकते हैं। सूती वस्त्र उद्योग अपनी प्रारंभिक अवस्था में भार राशि अवस्था में जाना जाता था और इसी कारण ऐसे उद्योग का स्थानीयकरण इसके कच्चे माल क्षेत्र के निकट देखी गई। परंतु 1990 के पश्चात सूती वस्त्र उद्योग समभार उद्योग में तब्दील होने लगा और कच्चा माल अब कपास में परिवर्तित होकर धागे के रूप में स्थापित हो गया। यही कारण था कि सूती वस्त्र उद्योग विकेंद्रीकृत होने लगा और लगभग संपूर्ण भारत में इसका विस्तार हो गया। वैश्वीकरण के प्रभाव से भारत के बाजार धागे की आपूर्ति अब केवल स्थानीय नहीं रही, अपितु चीनी जैसे उत्पादककर्ता ने धागे की आपूर्ति को भारतीय बाजार में उपलब्ध कराया। वैश्वीकरण ने ही अन्य तकनीकी बदलाव कर दिए थे और वस्त्र उद्योग के अंतर्गत मशीनों का आकार छोटा होने लगा था। ऐसी स्थिति में निवेश का स्तर घट गया और वस्त्र उद्योग असंगठित क्षेत्रों में प्रवेश कर गया। इस असंगठित क्षेत्र में इसके विकेंद्रीकरण ने अहम भूमिका निभाई। उदारीकरण के पश्चात भारत में नगरीकरण का आकार विस्तृत हुआ और इसने भारत में एक बड़ा बाजार तैयार किया। भारत की जलवायु में आर्द्रता का स्तर उच्च बना रहता है, इसलिए सूती वस्त्र की मांग पूरे भारत में बनी रहती है। नगरीकरण के विस्तार ने जिस क्रय क्षमता का विकास किया, उससे मध्यम वर्ग के पास वस्त्रों की संख्या में वृद्धि देखी गई और इससे भी सूती वस्त्र उद्योग के विकास में मदद मिली। अब इसकी चैलेंजेस क्या है? असंगठित क्षेत्र में उत्पादन, जिसमें सामाजिक दायित्व में कमी और यह समावेशी विकास तथा मानव के संसाधनात्मक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। कच्चे माल और मशीन के लिए अन्य राष्ट्रों पर निर्भरता बढ़ रही है और ऐसी स्थिति में भुगतान संतुलन में नकारात्मक प्रभाव देखा जाता है। जूट उत्पादन और जूट उद्योग देखते हैं। अनुकूल दशाएं क्या है जूट उत्पादन के लिए? तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होनी चाहिए। सापेक्षिक आर्द्रता 70% या उससे अधिक होनी चाहिए। नवीन जलोढ़ मृदा होनी चाहिए ताकि मृदा में जल ग्रहण क्षमता का स्तर उच्च बना रहे, जो फसल उत्पादन में लाभदायक हो। अब इसके स्थानीयकरण के कारण क्या है? कच्चे माल के निकट विस्तृत भूमि और बहता हुआ जल होना चाहिए। भारत में जूट उद्योग का विकास ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत प्रारंभ हुआ था और ब्रिटिश काल में पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में ये उद्योग विकसित हो पाया। स्वतंत्रता के पश्चात देखा गया कि जूट का उत्पादन पूर्वी पाकिस्तान क्षेत्र में था, जबकि जूट से संबंधित मिलें जो होती है पश्चिम बंगाल में स्थापित थी। ऐसी स्थिति में उस उद्योग के सामने गंभीर चुनौती का सामना
गंभीर चुनौती उत्पन्न हो गई। लगभग 1955 आते आते स्थानीय उत्पाद और पाकिस्तान के साथ व्यापार के विकास ने यह उद्योग दोबारा मतलब दोनों में व्यापार के विकास से यह उद्योग दोबारा सशक्त हो गया। परंतु 1990 के दशक आते आते जूट उद्योग में एक बड़ी गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि पैकेजिंग के उत्पादों में प्लास्टिक का प्रचलन अधिक हो गया। जो प्लास्टिक का जब भी कितनी प्लास्टिक चल रही है वर्तमान में, इससे जूट उत्पादन का लगभग काफ़ी कम हो गया। भारत में आर्द्र जलवायु से प्रेरित कर रही थी और जूट उद्योग के 3 बड़े खरीदार सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग तथा नमक उद्योग पूरी तरह से प्लास्टिक के ऊपर निर्भर हो गए। हाल के वर्षों में पर्यावरणीय जागरूकता के बढ़ने से दोबारा इस उद्योग की स्थिति में सुधार देखे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त तो भारत सरकार ने NIFT नामक संस्था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी से एक समझौता किया है और इस समझौते के पश्चात जूट उद्योग की गुणवत्ता एवं सौंदर्य को बढ़ाने का कार्य सफल हुआ है। उत्पादों में भी बड़ी विविधता देखी गई है और अब पैकेजिंग पदार्थ के अतिरिक्त वस्त्र, बैग, जूट, चप्पल आदि आते हैं। ऐसे उत्पादों के आने से जूट उद्योग में सुधार देखा गया है और ये स्वीकार किया जा सकता है कि इसका भविष्य सुरक्षित है। अब हम देखेंगे सामुदायिक कृषि क्या होती है। सामुदायिक कृषि आप देख सकते हैं जो समुदाय के आधार पर समुदाय के लोग जो कृषि करते हैं उसे सामुदायिक कृषि कहते हैं। वर्षा के आधार पर कृषि का विभाजन होता है। आर्द्र और नम कृषि 150 सेंटीमीटर की वर्षा की जरूरत होती है और शुष्क कृषि 75 सेंटीमीटर या उससे कम अगर कृषि होगी तो वो शुष्क कृषि के अंतर्गत आएगी। आर्द्र कृषि के अंतर्गत 150 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। इतनी वर्षा वाले क्षेत्रों में अगर भूमि की ढाल मौजूद है तो वो कृषि का अनुकूल वातावरण तैयार करती है, परंतु अगर निम्न मैदानी क्षेत्र मौजूद है तो यह क्षेत्र जल जमाव का क्षेत्र हो जाता है और ऐसी स्थिति में जलीय कृषि इसका सबसे अच्छा विकल्प है। इस जलीय कृषि के उत्पादों में मत्स्य, शैवाल, फल, सूखे मेवे आदि का उत्पादन किया जाता है। बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम जैसे क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि विकसित हुई और ऐसा विकास अभी शैशवावस्था में माना जा सकता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में कृषि की व्यवस्था में परिवर्तन संकल्पना का परिवर्तन है जो धीमी गति से प्रत्यारोपित होता है। शुष्क कृषि क्या होती है? शुष्क कृषि ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहां वर्षा की मात्रा 75 सेंटीमीटर से कम हो तथा ऐसे क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की सिंचाई सुविधाओं का विकास न हुआ हो। ऐसे क्षेत्रों में वर्षा में न्यूनतम एक बार कृषि की जाती है ना, वर्ष में न्यूनतम एक बार कृषि की जाती है, जबकि कुछ स्थानों पर मृदा नमी का उपयोग कर वर्ष में दो फसल प्राप्त की जा सकती है। मृदा नमी का प्रयोग कर 2 बार फसल प्राप्त की जा सकती है ना। कौन कौन से क्षेत्र है? लद्दाख तथा कारगिल का क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान के वे क्षेत्र जहां इंदिरा गांधी नहर द्वारा सिंचाई की सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया है, पश्चिमी घाट से सटे वृष्टि सहायक क्षेत्र, दक्षिण तमिलनाडु का क्षेत्र, उड़ीसा का दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र जिसके अंतर्गत मयूरभंज, कोरापुट, कालाहांडी आते हैं, जालंधर, कानपुर तथा अहमदाबाद के मध्य का त्रिकोण, द्वारका, जामनगर और पोरबंदर के मध्य का त्रिकोण। शुष्क कृषि के अंतर्गत मानसून वर्षा के पूर्व खेतों में गहरी जुताई की जाती है और पहली वर्षा के पश्चात वापस खेतों को समतल बना दिया जाता है। ऐसी स्थिति में भूमि के आंतरिक भागों में आर्द्रता का संग्रहण कर लिया जाता है ना, और इसी संग्रहित आर्द्रता से वर्ष भर में कृषि कार्य किए जाते हैं। शुष्क कृषि क्षेत्रों की समस्याओं को देखा जाए तो हम पाते हैं कि वर्ष में लगभग 7 से 8 माह तक वर्षा नहीं होती है, जिससे वायुमंडलीय आर्द्रता के साथ साथ मृदा में नमी की भी कमी रहती है। पुनः हम जानते हैं कि मानसूनी वर्षा स्वयं में एक अनिश्चित वर्षा है, इसलिए वो सूखे की बारंबारता में वृद्धि कर देता है। शुष्क कृषि के क्षेत्रों में मृदा अपरदन की भी समस्या देखी
जाती है, क्योंकि सतह के शुष्क रहने के कारण वायु के द्वारा मृदा का अपवहन हो रहा होता है। शुष्क कृषि का भारतीय कृषि के संदर्भ में काफी बड़ा महत्व है। दलहन, तिलहन तथा मोटे अनाज ऐसे ही क्षेत्रों में प्रधानता से उत्पादित किए जाते हैं। दलहन, तिलहन 75, दलहन 85%, तिलहन 75%, मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, मक्का, ज्वार 95%, बाजरा 80%, मक्का 90% शुष्क कृषि के अंतर्गत उत्पादित किए जाते हैं। अब देखेंगे हम पर्वतीय कृषि। पर्वतीय घाटी क्षेत्र में, पर्वतीय ढाल क्षेत्र में ये किसी से संबंधित गतिविधियां है। पर्वतीय क्षेत्र में ढाल में परिवर्तन के पश्चात की जाने वाली कृषि कंटूर कृषि कहलाती है। इस प्रकार की कृषि किए जाने से पूर्व कृषि भूमि क्षेत्र का विकास कर दिया जाता है और प्रत्येक किनारे पर मेड़ों का निर्माण कर अपरदन की प्रक्रिया को अवरोधित किया जाता है। ऐसे मेड़ के पास वृक्षारोपण कर उसे स्थायी बनाने का प्रयास किया जाता है ताकि उस क्षेत्र में स्थायी कृषि योग्य भूमि प्राप्त की जा सके। इस क्रिया से भूमि के उपयोग का आर्थिक स्तर बढ़ जाता है। अपरदन को न्यून करने से पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा संस्तर मोटे होते चले जाते हैं, जिससे कृषि कार्यों हेतु उनकी अनुकूलता बढ़ती चली जाती है। अपरदन के दुष्प्रभावों को कम कर एक तरफ जल विभाजक प्रबंधन भी सशक्त हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ मैदानी क्षेत्रों के अपवाह तंत्र में औषधों की मात्रा को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है, जो एक प्रकार का बाढ़ प्रबंधन भी है। क्या है? बाढ़ प्रबंधन भी है। अब समस्याएं क्या क्या आती है? निर्वनीकरण को बढ़ावा होता है। ऐसे अधिकांश कृषि क्षेत्र व्यावसायिक कृषि क्षेत्र हैं जिसमें पर्वतीय भाग में मानवीय गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से अति संवेदनशील क्षेत्र है, ऐसी स्थिति में यह पर्यावरणीय विनाश का कारण बन जाता है। अब हम देखते हैं जैविक कृषि क्या होती है। जैविक कृषि एक ऐसी कृषि है जिसके अंतर्गत जैविक उर्वरक जैसे भोजन के अपशिष्ट, वनों का अपशिष्ट, कृषि के अपशिष्ट, मवेशियों के अपशिष्ट, मानव अपशिष्ट और जैविक कीटनाशक जैसे मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु, बटरफ्लाई, बर्ड्स, अर्थवर्म, स्पाइडर्स, माइस, बीटल्स के माध्यम से फसल चक्रण की प्रक्रिया अपनाकर जो उत्पादन हासिल किया जाता है वो जैविक कृषि कहलाता है। भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में संभावनाओं का आकार काफी बड़ा है, क्योंकि इससे संबंधित कच्चे माल बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। भारत में सिक्किम राज्य पूर्ण रूप से जैविक कृषि क्षेत्र है तथा केरल और उत्तराखंड जैविक कृषि की पूर्णता प्राप्त करने के निकट है। मतलब भारत में अगर पूर्ण राज्य पूछा जाए जैविक कृषि वाला तो वो सिक्किम है। जैविक कृषि की भारत में संभावनाएं क्या क्या है? पशु संसाधन के दृष्टिकोण से भारत सबसे बड़ा वैश्विक राष्ट्र है जो पशु अपशिष्ट की बड़ी मात्रा उपलब्ध करा देता है। कृषि प्रधान राष्ट्र होने के कारण फसलों के अपशिष्ट की मात्रा भी काफी अधिक है, परंतु दुर्भाग्यवश हम इसके अनुकूलतम दोहन की नीति को स्वीकार नहीं कर पाए। भारत में वनस्पति के विस्तार के दृष्टिकोण से पर्णपाती वन का विस्तार सार्वधिक क्षेत्र में देखा जाता है और यह भी एक कच्चा माल है। भारत में शाकाहार का प्रचलन अधिक है और शाकाहारी खाद्य पदार्थों का अपशिष्ट भी इसके कच्चे माल में आता है। लाभ क्या क्या है? मानव स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इसके उत्पाद अधिक महत्व के हैं, जिससे मानव का संसाधनात्मक महत्व अधिक स्थापित होता है। मृदा के स्वास्थ्य में वृद्धि होती है जो उत्पादकता में वृद्धि करता है। भौम जल सहित जल के दोहन में कमी आती है और इस जल के अपव्यय को कम करने से जल संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। जैविक कृषि वायु की गुणवत्ता को भी बढ़ाता ही है, बल्कि जैव विविधता संरक्षण को भी सशक्त करता है। इसके आर्थिक पक्ष की बात की जाए तो हम पाते हैं कि विश्व के विकसित राष्ट्रों में जैविक कृषि से उत्पादित फसलों की मांग ही बनी हुई है। ऐसी स्थिति में कृषि निर्यात में भी वृद्धि की संभावना है।
जैविक कृषि के अंतर्गत किया जाने वाला फसल चक्रण वहाँ की जलवायु को अधिक स्थिरता दे रहा होता है। ऐसी स्थिति में जलवायु परिवर्तन की दर को न्यून करने का ये एक औजार साबित हो सकता है। इसकी चुनौतियाँ क्या क्या है जैविक कृषि की? जैव उर्वरक महंगे, जैव उर्वरक प्रति हेक्टेयर की दर से अधिक मात्रा में उपयोग किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में इनका संचालन कठिन होता है। पोषक तत्वों में लीचिंग, जिसे निच्छालन बोलते हैं, की क्रिया हो जाती है। जीरो बजट फार्मिंग क्या होता है? 5 एकड़ भूमि को देखें, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चाहिए रहता है? 10 ग्राम गोबर, 10 किलोग्राम 10 केजी गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़, है ना, 200 लीटर वाटर। तो इसको हम मिक्स अप कर लेंगे और फिर हम इसको जीरो बजट फार्मिंग की तरह इसमें मतलब खाद्य की तरह से यूज कर सकते हैं। मतलब इसमें खर्चा बहुत कम आता है, इसलिए हम इसको जीरो बजट बोलते हैं। अनुकूलतम कृषि क्या होती है? अनुकूलतम कृषि कृषि का एक ऐसी संकल्पना है जिसके अंतर्गत कोई भी समाज अपनी संसाधन क्षमता के अनुरूप कृषि का विकास कर अनुकूलतम आर्थिक लगान हासिल कर लेता है। जैसा कि चित्र सी जो ऊपर मैंने बताया, चित्र सी की स्थिति में देखा गया है। चित्र ए की स्थिति में कृषि विकास अपने निम्नतम स्तर पर है, जो आर्थिक विकास की गति को निम्न कर देता है। ऐसी स्थिति में इस समाज में कृषिगत परिवर्तन हासिल नहीं किए जा सकेंगे, जिससे ये स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर पाएगा। चित्र बी के अंतर्गत कृषि का विकास उच्चतम स्तर पर है। इसी स्थिति में आर्थिक विकास का स्तर तो अधिक देखा जाएगा, परंतु पर्यावरणीय मानदंडों का ध्यान न रखने के कारण ये विकास भी स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर सके। अनुकूलतम कृषि के अंतर्गत इस संकल्पना को भी स्वीकार किया जाता है कि समय के संदर्भ में जनसंख्या के बढ़ने से तकनीकी विकास पर भी दबाव पड़ता है और इससे संसाधनात्मक क्षमता का विस्तार हो जाता है, जो कृषि उत्पादन के नए स्तर को प्राप्त करने में सहायक होता है। और ऐसी स्थिति में उत्पादन बढ़ने से बढ़ती जनसंख्या का संतुलन स्थापित हो जाता है। कृषि वानिकी देखते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। एक प्रश्न देखते हैं कृषि वानिकी का। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भारत में वास्तविक क्रांति कृषि वानिकी हो सकती है। इस संदर्भ में आपको अपनी राय देनी है, इसके ऊपर आप एक प्रश्न लिख सकते हैं, ठीक है। अब हरित हरित क्रांति काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसको हम एक अलग वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत